लेकिन आज नीचे कोई नहीं था, ना ही कबीर और ना ही उसकी कार। माही उदास हो गई। उसे उदास खिड़की पर खड़ा देख रिया बोली, फोन कर ले या फिर वीडियो कॉल या फिर मिलने बुला ले। नहीं कर सकती, माही बोली। क्यों क्यों नहीं कर सकती? अपने पति को अब फोन भी नहीं कर सकती तू? पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन करके क्या कहूंगी मैं? क्या आप आज मेरी खिड़की के नीचे क्यों नहीं आए? माही मुंह बनाकर बोली। ये सुनकर रिया उसे चिढ़ाते हुए बोली, वैसे क्या फिल्मी लाइन मारी है तूने? मेरी खिड़की के नीचे क्यों नहीं आए? अरे वो गाना था ना, ऐसा ही कुछ। रिया याद करते हुए बोली। फिर गाना याद आते ही बोली, हाँ, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। रिया, तुम मुझे चिढ़ा रही हो? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये बोलकर माही रिया के पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां आखिर में थककर बेड पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मेरी बात मान, तू फोन कर ले अपने कबीर को, रिया ने उसके हाथ में फोन देते हुए कहा। माही ने कहा और फोन लेकर कबीर का नंबर लास्ट डायल में से ढूंढने लगी। उसने अभी तक कबीर का नंबर सेव ही नहीं किया था। कबीर का नंबर देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने सबसे पहले कबीर का नंबर सेव किया, मिस्टर हस्बैंड के नाम से। फिर नाम देख खुद ही मुस्कुराने लगी। उसे ऐसे मुस्कुराता देख रिया बोली, अब ऐसे ही मुस्कुराती रहेगी या फ़ोन भी करेगी? हाँ, करती हूँ फ़ोन, माही बोली और कबीर का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद कबीर ने कॉल रिसीव किया। बोलो, कबीर ने कहा। आप कहाँ हैं? माही ने कहा, फिर अपने ही किए सवाल पर अपनी जीभ काट ली। मैं घर पर हूँ, और कहाँ? कबीर बोला। नहीं, मेरा मतलब आप इंदौर वाले घर में हैं या यहाँ? मैं यहीं हूँ, दिल्ली में। क्यों, कोई काम था? आप मुझसे मिलने नहीं आए? ये सुनकर कबीर कुछ देर खामोश रहा। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो फ़ोन कर देना। तो अभी कर रही हूँ ना, माही एकदम से बोली और चुप हो गई। अभी तुम सो जाओ, कल मिलेंगे, कबीर शांत भाव से बोला। कल पक्का ना? कबीर ने कहा। ठीक है, बाय, माही ने कहा और कबीर की कॉल कट करने का वेट करने लगी। जब माही ने कॉल कट नहीं किया तो कबीर ने पूछा, और कुछ कहना है? जी नहीं, माही ने कहा तो कबीर ने कॉल कट कर दी। कितने बुरे हैं, बस नपे-तुले शब्दों में ही बात करते हैं। अरे ज़रा ज़्यादा बात कर लेंगे तो क्या इनकी कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे या बिजनेस में लॉस हो जाएगा? माही ने फ़ोन देखकर कहा तो रिया उसे ऐसे फ़ोन से बड़बड़ाते देखकर हंसने लगी। अब तुम क्यों हंस रही हो? माही नाराज़गी से बोली। यार, हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम्हारी बातें सुनकर कौन कहेगा कि तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो? ऐसा लग रहा था कि तू किसी पेशेंट से उसका हाल-चाल पूछ रही है। रिया हँसते हुए बोली, तो मैं क्या करूँ? अभी हमारा रिश्ता वैसा नहीं जैसा आम पति-पत्नी का होता है। हम तो एक-दूसरे को अभी ढंग से जानते भी नहीं हैं, हम तो दोस्त भी नहीं हैं। माही बोली, तूने इस रिश्ते को लेकर कुछ सोचा है सीरियसली? रिया पूछते हुए बोली। मतलब? माही असमंजस से बोली। मतलब ये कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है? तुम दोनों क्या हमेशा ऐसे ही रहोगे या इससे आगे भी बढ़ोगे? या फिर कुछ और? कुछ और क्या? माही ने पूछा। मतलब यहाँ से आगे तुम दोनों के रास्ते अलग-अलग, अगर तुम दोनों में नहीं बनती तो? कैसी बातें कर रही है रिया? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। माना कि ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन हम हैं तो पति-पत्नी ना। अग्नि के 7 फेरे लिए हैं। ये गले में मंगलसूत्र और सिंदूर उन्होंने अपने हाथ से पहनाया है। तो जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे कि हम ये रिश्ता ख़त्म करें, मैं रिश्ता निभाऊंगी। और वैसे भी हमारे देश में 80% शादियाँ अरेंज मैरिज ही होती हैं और सक्सेसफुल भी रहती हैं। वैसे ये सब तेरे मुंह से ना बहुत टिपिकल साउंड कर रहा है। रिया बोली। हाँ, तो मैं हूँ टिपिकल इंडियन गर्ल, भारतीय नारी। ज़्यादा पढ़ लिखने से क्या हम अपने संस्कार भूल जाते हैं? नहीं ना। तो मैं अपनी शादी कैसे भूल जाऊँ? माही ने गले में पहना अपना मंगलसूत्र मुट्ठी में लेते हुए कहा। और अगर उन्होंने कह दिया कि उनको ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना तो? रिया ने कहा, तो मैं बिना कोई सवाल के उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी। अब ज़बरदस्ती तो किसी के साथ थोड़े ही रह सकते हैं। वैसे एक बात पूछूं? रिया बोली। पूछ ही लो, माही ने कहा। अगर तुम दोनों को प्यार हो गया तो? तो पता नहीं, शायद 7 रेनबो आकाश में हो, सुंदर सुंदर तितलियां उड़ रही हों, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हों, कुछ ऐसी वाली ही फीलिंग होगी मुझे, बिल्कुल जैसा फिल्मों में होता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। माही कंधे उचकाते हुए बोली। तो फिर ये मिलने की बेकरारी क्यों? रिया ने एक और सवाल दागा। पता नहीं, अच्छा लगता है उनसे मिलना, उनसे बातें करना, सब बहुत अच्छा लगता है, माही मुस्कुराते हुए बोली।
यार तेरी जगह मैं होती ना तो यूँ हॉस्टल में नहीं उनके साथ उनके घर में रहती। रिया ने कहा। मैं उनसे घर ले जाने के बारे में नहीं कह सकती क्योंकि हो सकता है उन्हें इंदौर वापस जाना पड़े। तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? अबे डफर, वो अपना बिजनेस कहीं से भी देख सकते हैं और तू घर में रहेगी जंगल में नहीं, जो तू उनके बिना नहीं रह सकती। रिया ने उसके सिर पर मारते हुए कहा। अच्छा चलो अब सो जाओ, माही ने कहा तो रिया उसे गुड नाइट बोलकर अपने बिस्तर पर लेट गई। वहीं कबीर हॉस्टल के बाहर रोड की दूसरी साइड अपनी गाड़ी में बैठा माही की खिड़की की तरफ देख रहा था। माही को पता ना चले इसलिए वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था। उसने माही को देख लिया था लेकिन माही उसे नहीं देख पाई। माही का बार बार खिड़की से नीचे देखना कबीर को गुदगुदा गया। उसे माही की ये बेचैनी सुकून पहुंचा रही थी। अगर तेरी रोमियोगिरी हो गई हो तो घर चलें, अर्जुन ने कहा। हाँ चलो, कबीर ने कहा तो अर्जुन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं पूछता हूँ कि कब तक चलेगा ऐसे? यार तो अपनी ही पत्नी से यूं चोरों की तरह छिप छिप कर मिलने आता है, उन्हें देखने आता है। इससे तो अच्छा है उन्हें घर ही ले आ। क्यों छोड़ रखा है हॉस्टल में? अर्जुन ने कहा। अगर वो आना चाहे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वो अपनी खुशी से घर आए, कबीर ने सपाट लहजे। लो ये भी कोई बात हुई? यार भाभी भी अगर यही सोच रही हो कि तू उन्हें खुद हॉस्टल से घर ले आए, अर्जुन ने कहा तो कबीर उसे देखने लगा। सोच ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाभी भी इंतजार में हो कि तू उन्हें उस घर में हक से ले जाए। अर्जुन ने कहा तो कबीर खामोशी से बाहर देखने लगा। तेरी खोपड़ी में कुछ नहीं आता, दिमाग में गोबर भरा है तेरे, अर्जुन ने गुस्से से कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दूसरे दिन माही जल्दी उठी। आज उसे कबीर से मिलने जाना था। आज सैटरडे है इसलिए उसने सुबह से अपने सारे काम जल्दी जल्दी किए। फिर क्लास के लिए कॉलेज आ गई। शाम 5 बजे वो कॉलेज से अपने रूम पर आई और रेडी होने लगी। वो अपने ऊपर ड्रेसेस लगाकर देखने लगी कि वो कैसे लग रही है। कुछ देर ऐसे ही दिखने के बाद आखिर में उसने एक वाइट कलर का चूड़ीदार सूट सेलेक्ट किया। वो सूट पहनकर रेडी हुई। कानों में ऑक्सीडाइज्ड के झुमके, माथे पर सिल्वर कलर की बिंदी, मांग में सिंदूर, आंखों में गहरा काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक और हाथों में वाइट कलर की भरी हुई चूड़ियाँ। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो किसी आसमानी परी की तरह लग रही थी। जब रिया ने उसे ऐसे देखा तो सीटी बजाते हुए बोली, वाह आज तो तू ऐसे तैयार हुई है जैसे अपनी पहली डेट पर जा रही है। ये सुनकर माही ब्लश करने लगी। ओ माई गॉड, यू आर ब्लशिंग। ये सच में तू ही है ना, कहीं कोई और तो नहीं? रिया ने कहा। रिया, मत करो ना ऐसा, माही झेंपते हुए बोली। अच्छा ठीक है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है, देखना तुम्हारे कबीर बाबू के तो होश ही उड़ जाएंगे, रिया ने कहा और उसके कान के पीछे काजल का टीका लगाते हुए बोली। तुझे किसी की नजर न लगे, ये देखकर माही मुस्कुराने लगी। अब मुस्कुरा क्या रही है? फोन कर तेरे कबीर को, पूछ तो सही कब आ रहे हैं तुझे लेने, रिया ने कहा तो माही ने कबीर को फ़ोन लगा दिया। कबीर अपने ऑफिस में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में था। उसका फ़ोन उसके असिस्टेंट के पास था। रिंग जाते ही असिस्टेंट ने फ़ोन देखा तो माही का नाम देखकर वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। हेलो, माही बोली। हेलो, गुड इवनिंग मैम, असिस्टेंट बोला। कौन बोल रहा है? अनजान आवाज़ सुनकर माही बोली। मैम, मैं सर का असिस्टेंट सुमित। वो कहाँ है? माही ने झिझकते हुए पूछा। मैम सर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, आप मुझे बताइए अगर कोई काम हो तो, सुमित बोला। नहीं कोई ज़रूरी काम नहीं है, बस जब वो फ्री हो जाए तो उन्हें बता देना कि मैंने फ़ोन किया था। यस डेफिनेटली मैम, सुमित ने कहा तो माई ने फ़ोन कट कर दिया। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा कबीर लगातार सुमित को घूरे जा रहा था क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि सुमित इतनी देर किससे बातें कर रहा था। सुमित उसकी नज़रों के भाव समझते हुए कबीर के पास आया और नीचे झुककर बोला, सर मैम का फ़ोन था। कबीर ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंत अपना फ़ोन लिया और सुमित को घूर कर देखा। फिर बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गया। सब लोग मुंह खोले ये सब देख रहे थे क्योंकि आज से पहले कबीर कभी ऐसे बीच मीटिंग को छोड़कर कहीं नहीं गया था। चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट कॉल क्यों ना हो, फिर आज ऐसा कौन से इम्पोर्टेंट पर्सन का कॉल आ गया कि कबीर अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर बाहर आ गया। कबीर ने माही को कॉल किया तो वहाँ से माही की प्यारी सी आवाज़ आई। हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर कबीर की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जैसे इस आवाज़ को अपनी धड़कन में और आवाज़ की खनक को अपनी सांसों में उतारना चाह रहा हो। माही दोबारा बोली, हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हम्म। कबीर ने खुद को संभाल कर बोला। वो आज आप आने वाले थे ना मुझसे मिलने, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। ये सुनकर कबीर के दिल को बहुत ही सुकून मिला। माही ने जब कबीर से कहा कि वो कब से उसका इंतज़ार कर रही थी, ये सुनकर कबीर की धड़कनें बढ़ गई और मन के तार बज उठे। उसने खुद को संभाला और बोला,
और वो क्यों? आप भूल गए? आज हम मिलने वाले थे ना? आपने ही तो कहा था कल। माही ने कहा तो कबीर जल्दी से बोला, नहीं भूला, बस मीटिंग में था मैं। तो इसका मतलब आपको आने में भी टाइम लगेगा? नहीं, हो गई मीटिंग में आ रहा हूँ। तो फिर जल्दी आइए ना। हाँ, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, कबीर ने कहा और कॉल कट कर फ़ोन को देखने लगा। इस समय उसके कॉल से फेस पर हल्के भाव बदलने लगे थे। कोई उसका इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, ये ख़्याल ही उसे सुकून पहुँचा रहा था। वो बिना किसी को कुछ इन्फॉर्म किए ऑफिस से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर माही के हॉस्टल की ओर निकल गया। कुछ ही देर में वो माही के हॉस्टल के गेट पर था। उसने माही को फ़ोन किया, नीचे आ जाओ। ये सुनकर माही खुश होते हुए बोली, जी अभी आई। रिया वो आ गए, मैं जा रही हूँ, रिया ने माही के गले लगते हुए कहा और बाहर जाने लगी। सुन, रिया की आवाज़ पर माही रुकी तो पलटकर उसे देखा। हो सके तो पूछकर देख लेना कि वो तुझे अपने साथ घर में रखते हैं या नहीं, रिया ने कहा। मैं नहीं पूछने वाली, वो मुझसे मिल रहे हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। क्यों है इतना बहुत? रिया के सवाल पर माही ने उसे एक नज़र देखा। अभी मैं जा रही हूँ, वो मेरा वेट कर रहे हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं, माही ने कहा और वहां से नीचे चली गई। उसके जाते ही रिया ने कहा, तुम मानो या ना मानो माही, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मिस्टर हस्बैंड से प्यार हो गया है। बस देखते हैं इसका एहसास तुम्हें कब होगा। माही नीचे आई तो देखा कबीर की कार गेट पर ही खड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते गेट की ओर जाने लगी। कबीर की नजर जब माही पर गई तो वो पलके झपकाना ही भूल गया। वाइट कलर के चूड़ीदार सूट में माही संगमरमर में तराशी हुई किसी खूबसूरत मूरत सी लग रही थी। उस पर माथे पर दमकता लाल सिंदूर अपनी अलग ही कहानी कह रहा था। वो सिंदूर माही का सिर्फ उसकी होने का एहसास दिला रहा था। माही कभी हवा में उड़ते अपने बालों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे करती तो कभी अपने निचले होंठ को दांतों से हल्के से काटती। कुछ सकुचाती अपनी झिझक मिटाती वो गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। कबीर की नजरें उसके चेहरे से फिसलती उसके होंठों के नीचे काले तिल पर जाकर ठहर गई। जाने क्या कशिश थी उस दिल में कि कबीर की नजरें खुद ब खुद ही उस पर टिक जाती। माही अब गाड़ी तक पहुंच गई लेकिन अंदर बैठने में वो अब भी झिझक रही थी। कबीर बाहर आया और उसकी ओर आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर माही को अंदर बैठने का इशारा किया तो माही अंदर बैठ गई। कबीर भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। काफ़ी देर तक दोनों ही चुप रहे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कबीर बस खिड़की की ओर देख ड्राइव किए जा रहा था, ये सोचकर कि माही कुछ बोले, और माही भी यही सोच रही थी कि कबीर कुछ बोले। इस वजह से दोनों खामोश थे। कबीर ने माही को देखा जो जाने कब से उसे ही देख रही थी। कबीर के देखते ही उसने अपनी नजरें फेर ली। कबीर ने मन में कहा, मुझे मिलने तो ऐसे बुलाया जैसे मुझे एक नज़र देखे बिना रह नहीं सकती, और अभी एकदम से खामोश। इस लड़की का भी कुछ समझ नहीं आता। माही ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और वो भी मन में बड़बड़ाने लगी, ये मिस्टर हस्बैंड भी एकदम खड़ूस हैं, मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। कबीर ने जब काफ़ी देर तक माही की नज़रें खुद पर महसूस की तो आखिर बोल ही पड़ा, कब तक ऐसे घूरती रहोगी? जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। जी? माही ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। और नहीं तो क्या, कब से घूरे जा रही हो, कुछ बोल ही नहीं रही। आप भी तो खामोश हैं, आप भी तो कुछ बोल सकते हैं, माही ने कहा तो कबीर ने उसे आंखें छोटी करके देखा। माही ने भी उसे देखकर मुंह बना लिया। ये देखकर कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये बताओ कहाँ चलना है? जहाँ आप ले चलें, माही बोली तो कबीर की नजरें एक बार फिर माही पर टिक गई। कहीं चलकर लंच करें, कबीर ने उसे देखकर कहा। लंच ही करना होता तो आपके साथ क्यों आती, मैं हॉस्टल में ही कर लेती, माही धीरे से बड़बड़ाई, लेकिन कबीर ने सुन लिया। किसी मॉल में चलकर शॉपिंग करें, कबीर ने कहा। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मुझे शॉपिंग ही करनी होती तो आपको मिलने ना बुलाती। ये सुनकर कबीर ने गाड़ी पर ब्रेक लगाया और माही की ओर देखकर बोला, तुम करना क्या चाहती हो? ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो क्या पूरे दिन ऐसे सड़कों पर घूमना है क्या? वो मुझे मुझे हाँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। माही ने गोलगप्पे के ठेले को देखकर कहा। कबीर ने भी मुड़कर उस ओर देखा, वो माही को मना करता। तब तक वो गाड़ी से निकलकर गोलगप्पे वाले के पास पहुंच गई थी। कबीर भी बाहर आया और बोला, माही ऐसे गोलगप्पे खाना क्या सेफ है? और इसमें क्या बुराई है? मेरी मानो तो आप भी खाइए, बहुत ही टेस्टी होते हैं, माही ने कहा और गोलगप्पे वाले से चहकते हुए बोली, भैया गोलगप्पे खिलाना तीखे वाले। माही तुम्हें नहीं पता कि ये सड़क के गोलगप्पे कितने अनहाइजेनिक होते हैं और तीखे। कम ऑन, तुम मेडिकल स्टूडेंट होकर भी ये सब खा रही हो। एक काम करते हैं, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ तुम जितना मर्जी हो गोलगप्पे खा लेना, लेकिन यहाँ नहीं प्लीज़, कबीर उसे रोकते हुए बोला।
ओह! द फेमस कबीर राजपूत आप हैं और आप होंगे कहीं के अमीरज़ादे। लेकिन मैं नहीं और ये सारे चोंचले भी ना अमीरों के ही हैं। मुझे तो यहीं के गोलगप्पे खाने हैं। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम भी इन्हीं अमीरज़ादों में आती हो। तुम कहीं फुटपाथ के किनारे से नहीं आई हो। और ये सड़क वाले गोलगप्पे खाने के लिए भी मैं तुम्हारी वजह से ही रोक रहा हूँ, वरना कबीर राजपूत इतना कमज़ोर नहीं कि गोलगप्पे खाकर उसकी तबीयत बिगड़े। कबीर भी एटीट्यूड में बोला, अच्छा तो फिर हो जाए गोलगप्पा कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है, माही उछलते हुए बोली। ठीक है तो फिर देखते हैं, कबीर भी बोला। और दोनों ने गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खिलाने को कहा। 1 2 एंड 3 माही बोली और गोलगप्पे खाने स्टार्ट कर दिए। दोनों ने लगभग 20 से 30 गोलगप्पे खा लिए, लेकिन कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाते खाते माही की आंखों से और नाक से पानी बहने लगा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसकी हालत देखकर कबीर ने आखिरकार गोलगप्पा खाना रोक दिया और बोला, मैं हार गया, अब नहीं खा सकता। माही खुश होते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं ही जीतूंगी और आप हार जाएंगे। मैंने अपनी हार मान ली, कबीर ने माही को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। कबीर ने गोलगप्पे वाले को पैसे दिए और दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। कबीर ने माही का चेहरा देख अपनी जेब से रुमाल निकाला और माही के चेहरे को पोंछने लगा। माही बहुत प्यार से उसे देख रही थी। अब कहाँ चलना है? कबीर ने उससे दूर होकर पूछा। कहीं नहीं, बस ऐसे ही आपके साथ रहना है, माही एकदम से बोली तो कबीर उसे हैरानी से देखने लगा। माही ने नजरें चुराते हुए कहा, कोई गाना लगाऊं? मैं कोई गाना ही लगा देती हूँ। ये बोलकर उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम छुपा है, मेरा ख्वाब छुपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुझे। ले जा, ज़रूरत हो तो मेरी धड़कनें इनमें सुनाई देंगी मेरी ख्वाहिशें। गाने के हर एक लाइन के साथ माही की नज़रें कबीर पर ही होती। कबीर को भी इसका एहसास था, लेकिन उसने बिना ध्यान दिए बस अपनी ड्राइविंग पर ही ध्यान दिया। माही इस समय कबीर के लिए क्या महसूस कर रही थी, इसका एहसास उसे नहीं था, या वो जानना नहीं चाह रही थी। कबीर खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब माही से रहा नहीं गया तो आखिरकार पूछा, आज आप ड्राइवर को नहीं लाए? क्यों, तुम्हें मेरे साथ डर लग रहा है? नहीं, बोर हो रहा है, आप ऐसे रोबोट की तरह बस ड्राइव किए जा रहे हैं। कुछ बोल ही नहीं रहे, माही धीरे से बड़बड़ाई। क्या? क्या कहा? कुछ नहीं। आप ड्राइव कीजिए। माही, कहाँ जाना है, कुछ तो कहो। ऐसे कब तक ड्राइव करूँगा? देखो, हम शहर से बहुत दूर आ गए हैं और तुम्हें वापस हॉस्टल लौटने में देर हो जाएगी। हॉस्टल जाना भी कौन चाहता है? माही ने फिर से धीरे से कहा। ये तुम आहिस्ता आहिस्ता क्या बड़बड़ा रही हो? ज़रा ज़ोर से बोलो, कबीर झुंझलाते हुए बोला। कुछ नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ कि आप ना एक नंबर के। माही बोलते बोलते रुक गई। कबीर ने फिर से गाड़ी साइड में रोकी और माही की बाह पकड़कर उसको खुद की तरफ एकदम से खींचकर बोला, क्या क्या हूं मैं? बोलो। कबीर की नजदीकी से माही की सांसें अटक गई। वो हकलाते हुए बोली, वो आप बहुत हैंडसम हो और बहुत अच्छे हो। सच में यही कहना चाहती थी? कबीर ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। तो माही भी उसकी भूरी आंखों में देखकर खो गई। बोलो, क्या यही कहना चाह रही थी? कबीर ने दोबारा पूछा तो उसने हाँ में फिर ना में गर्दन हिला दी। तो फिर आप ना ऐसे मत देखा करो मुझे, मैं ना खो जाती हूँ, माही ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। क्या? कबीर नासमझी से बोला तो माही ने अपनी आंखें खोली और बिना डरे उसकी आंखों में देखने लगी। हाँ, आप एक तो ऐसे घूरते हो तो डर लगता है, दूसरा मेरी आंखों में ऐसे झांक कर देखते हो तो मेरी सांस सूख जाती है। आप सच में एकदम नीम चढ़े करेले की तरह हो, खड़ूस अकड़ूस सड़ू और इतने बोर कि आपके साथ क्या करें बंदा ये सोचने को मजबूर हो जाता है। अब मैं कब से आपके साथ हूँ, लेकिन मजाल है आपने जो मुझसे कोई बात की हो, सिर्फ 4 शब्द के अलावा। वो तो ये गाने चल रहे हैं, वरना ये सफ़र काटना मुश्किल हो जाता। कब से रोबोट की तरह बस गाड़ी चलाए जा रहे हैं और मुझे घूर रहे हैं। आपको पता है आपसे मिलने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी। सोचा था आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी, कुछ अपनी कहूंगी और कुछ आपकी सुनूंगी। लेकिन नहीं, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। ये आपका हमेशा एटीट्यूड में रहना ज़रूरी है क्या? माना कि आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। पूरे 2 घंटे सोचने के बाद ये ड्रेस पहन कर आई, ये सोचकर कि आपको पसंद आएगा। पसंद आना तो दूर, आपने एक बार भी नज़र बढ़कर देखा भी नहीं मुझे। मैं आपको अच्छी नहीं लगती ना, आपको मैं पसंद नहीं। बोलते बोलते माही की आवाज़ भारी हो गई और उसका गला रुंध गया और आंखों में नमी आ गई। कबीर सिर्फ हैरानी से माही को देखे जा रहा था। शादी के बाद पहली बार माही इतना ज़्यादा बोली थी, वरना तो कबीर को लगता था कि शायद माही को ज़्यादा बोलना पसंद ही नहीं। वो बोलती ही कम है। माही अपनी ही धुन में लगातार बोले जा रही थी।
और कबीर हैरानी से सुन रहा था। माही जब शांत हुई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने उसकी कलाई पकड़कर खींच अपने सीने से लगा लिया। माही उसके सीने से लगते ही जोर से फपक पड़ी। कबीर आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करा रहा था। चुप हो जाओ माही, देखो ऐसे रोना बंद करो। नहीं होना मुझे चुप, मैं और जोर से रोऊंगी। क्या कर लेंगे आप? माही सिसकते हुए बोली। मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं, बस तुम ये रोना बंद करो। अब क्या मेरे रोने पर भी पाबंदी है? ये बोलकर माही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। अच्छा, अच्छा ठीक है, रोना चाहती हो तो रो लो, बस एक बार मेरी बात सुन लो, कबीर ने कहा। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बात, माही सुबकते हुए बोली। तो कबीर ने उसकी ठोड़ी पर अपनी हथेली रखी और अपनी उँगली से उसके चेहरे को ऊपर किया, तो देखा माही का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा था। आंखों का काजल बहकर फैल गया था। माही मेरी तरफ देखो, कबीर ने कहा तो माही ने बिना उसकी ओर देखे ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर कबीर के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। बस एक बार मेरी तरफ देख लो, बस एक बार प्लीज माही, कबीर ने कहा तो माही ने नजरें उठाकर कबीर को देखा। उसकी आंखों में देखते ही माही खो गई और कबीर माही की बुरी आंखों में, दोनों एकटक एक दूसरे में खोए रहे। माही सुबकते हुए कबीर की आंखों में देख रही थी। कबीर की नजरें भी माही के खूबसूरत चेहरे पर ही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें और नाक लाल हो गए थे। इस समय वो किसी नाजुक गुड़िया सी लग रही थी और उस पर उसके गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक होंठ जो कांप रहे थे। उसके लरसते होंठ और नीचे के काले तिल को देखकर कबीर का दिल आज बगावत पर था। वो मदहोश सा उसके होंठों के करीब आ रहा था, इसके पहले कि कबीर के होंठ माही के होंठों को छूते। माही अपने होश में आई और उसने अपना मुंह फेर लिया। कबीर भी अपने होश में आया और तुरंत माही से दूर हुआ। अब दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। ये मैं क्या करने जा रहा था? मुझे क्या हो जाता है इसको देखकर? मेरा खुद पर काबू ही नहीं रहता। ऐसे कैसे मैं उसकी परमिशन के बिना उसके करीब आया? उसे कितना बुरा लग रहा होगा, कबीर मन में सोचने लगा। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया था? मैं इनकी आंखों में खोने लगी हूँ। ये मिस्टर हस्बैंड को कोई जादू वादू आता है क्या? वो मुझे किस, नहीं नहीं, ऐसे कैसे किस कर सकते हैं? माना कि पति है मेरे, लेकिन ऐसे कैसे? मैं उनके लिए कुछ फील थोड़ी ही करती हूँ। और बिना फीलिंग्स के ऐसे करीब आना, नहीं नहीं। माही भी मन ही मन सोचने लगी। दोनों ऐसे ही अपने ख्यालों में खोए रहे कि कुछ देर बाद माही ने अपना गला साफ करते हुए कहा, चले। कबीर ने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। माही बार बार कबीर को देखती, फिर कबीर की देखने पर नजरें फेर लेती। अब आप फिर से खामोश हो गए। आखिर माही ही बोल पड़ी। कहाँ जाना है अब बताओगी? कबीर ने पूछा। आप गाड़ी वापसी की ओर घुमा लो, माही बोली। क्यों? तुम्हें तो आगे ही जाना था ना। हाँ, लेकिन आपने ही कहा ना कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तो आप यू टर्न ले लो, माही ने कहा तो कबीर ने अगले सिग्नल से गाड़ी घुमा ली। वैसे तुम इतना बोल लेती हो, मुझे ये पता नहीं था, कबीर माही की ओर देखकर बोला। मतलब? मतलब ये कि तुमने पहली बार इतना बोला है, वो भी एक साथ। मैं हैरान तो हो ही गया कि तुम बोल भी लेती हो। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो खुश हूँ कि तुमने अपने मन की बात बोली और साथ ही पहली बार किसी ने मुझे डांटा है। उसके लिए सॉरी। सॉरी क्यों? हर पत्नी अपने पति को डांटती है, तो तुमने भी डांट लिया तो क्या हो गया? कबीर ने माही की ओर देखकर हल्का सा सिर झुकाकर शरारत से कहा तो माही मुस्कुराने लगी। वो दोनों कुछ दूर ही चले थे कि अचानक से गाड़ी झटके देते देते रुक गई। इसे क्या हुआ? कबीर ने स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोला। उतर कर देखेंगे तो पता चलेगा ना, माही बोली। राइट। तुम बैठो, अभी देखता हूँ, कबीर ने कहा और गाड़ी से बाहर आया। उसने बोनट खोला और कुछ चेक करने लगा। माही भी बाहर आई। कुछ पता चला? माही ने पूछा। तुम बाहर क्यों आई? गाड़ी के अंदर जाओ। इस तरह सुनसान रास्ते पर तुम्हारा ऐसे बाहर रहना सेफ नहीं है। कुछ नहीं होगा। पहले ये बताइए गाड़ी चलते चलते क्यों रुक गई? माही ने पूछा। माही, मैंने कहा ना तुम अंदर बैठो। अरे आप है ना मेरे साथ, फिर किस बात का डर? मैं आपके साथ सेफ फील करती हूँ, माही बोली तो कबीर एक बार फिर चुप हो गया। क्या सच में माही को कबीर पर इतना विश्वास है या उसने ये सिर्फ बोलने को बोल दिया? कबीर मन में सोचने लगा। क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? माही उसके सामने आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली। कहीं नहीं, कबीर संभलते हुए बोला। तो फिर बताइए क्या हुआ? पता नहीं, तो अब क्या करें? अब हम घर कैसे जाएंगे? माही कंधे उचकाकर बोली। मैं फ़ोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ, कबीर ने कहा और सुमित को फ़ोन किया। सुमित ऑफिस में बैठा कबीर को ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके फ़ोन पर जब कबीर का नंबर फ्लैश हुआ तो वो तुरंत रिसीव करते हुए बोला। सर आप कहाँ हो? मैं कब से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन आपका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क था। आप ऐसी कौन सी जगह चले गए सर? और आप अकेले ही बिना किसी को कुछ बताए ऐसे कैसे जा सकते हैं? सुमित ने सवालों की झड़ी लगा दी।
सुमित, सुमित, अब मैं बोलूँ? कबीर ने कहा। सॉरी सर, बोलिए ना सर, सुमित थोड़ा डरते हुए बोला। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो प्लीज़ यहाँ एक गाड़ी भेज दो जल्दी। सर आप कहाँ हैं? आप लोकेशन सेंड कीजिए, गाड़ी आ जाएगी। सुमित, मैं ड्राइव करते हुए थोड़ा दूर आ गया हूँ, शहर से बाहर जो जंगल वाला रास्ता है ना, वहीं पर हूँ। तुम जल्दी से गाड़ी भेजो। सर आप वहाँ क्यों गए? आपको पता है ना वो जगह कितनी डेंजरस है। आप अकेले ही चले गए, आप कितने लापरवाह हो सर, सुमित परेशान होते हुए बोला। सुमित, तुम मुझे लेक्चर देना बंद करो, और तुम्हें मुझसे बहस करने की इजाज़त नहीं दी है मैंने। चुपचाप गाड़ी भिजवाओ फ़ौरन, कबीर ने थोड़ी सख्त आवाज़ में कहा। सॉरी सर, मैं अभी गाड़ी भिजवाता हूँ, सुमित ने कहा तो कबीर ने बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर दिया। माई उसे ही देख रही थी, वो उसे देखते हुए बोली, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? नहीं, मैं बिना वजह गुस्सा नहीं करता, कबीर सबाट लहजे में बोला। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे थे? माही ने भौहें उचकाकर पूछा। वो तो सुमित से बात कर रहा था, वो मुझे नसीहतें दे रहा था, और मैं फालतू में किसी की एडवाइस नहीं लेता, कबीर सीधे सीधे बोला। वो आपके असिस्टेंट हैं, उनको चिंता होगी आपकी, माही समझाते हुए बोली। जानता हूँ कि उसे मेरी चिंता है, और सुमित मेरा बहुत ही वफादार और ट्रस्टवर्थी एम्प्लॉय है। लेकिन अगर उसे ये बात पता चल गई ना, तो वो मेरे सिर पर बैठ जाएगा, फिर भाव बढ़ जाएंगे उसके, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, कबीर अपने ही एटीट्यूड में बोला। बहुत ही चालू हैं आप, माही बोली तो कबीर उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। माही सकपका गई और तुरंत बात बदलते हुए बोली, गाड़ी कब आएगी? आ जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन तब तक क्या करें? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाते हुए बोली। तब तक बातें करते हैं, चलो गाड़ी में बैठते हैं, कबीर बोला, और गाड़ी का डोर ओपन कर माही को देखने लगा। माही ने गाड़ी का डोर बंद करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं बैठना, मुझे बाहर ही अच्छा लग रहा है। माही कहा ना कि जानती हूँ ये जगह डेंजरस है, लेकिन मैंने भी तो कहा ना आपसे कि आप हो ना मेरे साथ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? माही मुंह बनाकर बोली तो कबीर कुछ बोल ही नहीं सका। माही अब वहीं आसपास घूमने लगी, और कबीर अपने हाथ पर बंधी घड़ी को ही देखे जा रहा था। शाम होने को थी, और गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई थी। चारों तरफ घना जंगल और सुनसान रास्ते पर बस वो दोनों ही थे। माही को जंगली पौधे और उन पर खिले सुंदर नीले पीले फूल बहुत आकर्षित कर रहे थे। कबीर की नज़रें माही पर ही थी, उसे खुद के लिए नहीं, लेकिन माही के लिए डर लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर आने वाली प्यारी सी मुस्कान कबीर का मन मोह लेती। माही उन फूलों को प्यार से छूती, उन्हें चूमती। फूलों को देखते देखते माही थोड़ी और आगे बढ़ी, तो कबीर ने टोक दिया, माही ज़्यादा आगे मत जाना, आगे जंगल है जी। माही मुंह बनाकर बोली, तो कबीर के चेहरे पर उसे ऐसे देख हल्के से मुस्कान आ गई। उसी समय कबीर को एक कॉल आया, वो कॉल रिसीव कर बात करने लगा, और माही फूलों को देखते हुए थोड़ा और आगे बढ़ गई। ऐसे करते करते माही अब जंगल में आ गई। वहां आकर देखा तो चार गुंडे टाइप लोग वहां बैठकर शराब पी रहे थे। उन्हें देखकर माही घबरा गई, और तुरंत बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगी कि जल्दी जल्दी में उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, और वो नीचे गिर गई। गिरने की आवाज़ सुन चारों लोगों का ध्यान भी माही पर गया। एक लड़की को सुनसान जंगल में देखकर वो लोग माही के पास आए और बोले, अरे यार, इस जंगल में ये खूबसूरती कहाँ से आ गई? एक आदमी बोला। ये सुनकर माही जल्दी से उठ गई और घबराहट में आगे जाने लगी, लेकिन उसका पैर पत्थर से टकराने से चोट लग गई थी, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। वो आगे नहीं जा सकी। तब तक उन चारों ने उसे घेर लिया। यार, बहुत चिकना आइटम लग रहा है बॉस, दूसरे लड़के ने माही को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, और उसके पास आने लगा। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, माही उन्हें धमकाते हुए बोली। अच्छा, क्या कर लेगी तू? तुम जरा छूकर तो बता, उनमें से एक ने कहा, और चारों जोर जोर से हंसने लगे। माही ने उन चारों को देखकर जोर से चीख लगाई, कबीर। माही की आवाज सुनकर कबीर ने फोन कान से हटाकर अपने आसपास देखा, लेकिन माही वहां नहीं थी। वो घबरा गया। ये आवाज तो माही की थी, कहाँ गई ये लड़की भी ना? कहा था इससे कि कहीं मत जाना, लेकिन इसे तो मेरी बात ही नहीं सुननी, कबीर ने आसपास देखते हुए कहा, और माही को ढूंढने लगा। ये किसको बुला रही है तू? आदमी ने पूछा। अभी पता चल जाएगा किसे बुला रही हूँ, माही बोली, और एक बार फिर जोर से चीखी, कबीर। माही की आवाज सुनकर कबीर ने भी माही को आवाज लगाई, माही कहाँ हो तुम? माही। कबीर की आवाज सुन और उनमें से एक बोला, लगता है इसके साथ सच में कोई है, एक काम कर, इसका मुंह बंद कर और लेकर चल यहाँ से। दूसरा आदमी माही के पास आया। माही पीछे जाते हुए बोली, देखो मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा, तो देख ही लेते हैं अच्छे से कि तुम कौन हो, उसने कहा, और पास आया। माही ने एक बार और आवाज लगाना चाही, लेकिन इस बार उसकी आवाज आधी गले में ही घुट गई,
क्योंकि तब तक उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया था। माही झटपटाने लगी, छूटने की कोशिश करने लगी। इधर कबीर परेशान सा माही को ही ढूंढने में ही लगा था। जब माही उसे आसपास नहीं मिली तो उसे माही को लेकर डर लगने लगा। वो अंदर जंगल की ओर दौड़ा क्योंकि उसने माही की घुटी हुई आवाज़ सुन ली थी। किसी अनहोनी के डर से उसके माथे पर घबराहट से पसीने आने लगे और दिल बैठा जा रहा था, जैसे उससे उसकी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। माही, माही! वो आवाज़ लगाते हुए इधर-उधर जंगल में ढूँढने लगा। वहीं वो चारों माही को घसीटते हुए जंगल में बनी एक झोपड़ी में ले गए। कबीर जब माही को ढूंढता हुआ उस जगह आया तो देखा वहां माही की चूड़ियों के कुछ टुकड़े पड़े हैं और जमीन पर कुछ कदमों के निशान। कबीर को अब और डर लगने लगा। वो उन निशानों का पीछा करते हुए उसी दिशा में आगे जाने लगा। आगे जाकर उसे माही की सैंडल मिली और कुछ घसीटने के निशान। कबीर और आगे बढ़ा। इधर झोपड़ी में उन लोगों में से दो लोगों ने उसे पकड़ रखा था और एक ने आगे बढ़कर उसके गले से दुपट्टा निकाल उसके मुंह पर बांध दिया ताकि वो चिल्ला न सके। माही की आंखों से आंसू बहने लगे और छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक आदमी ने खींचकर एक थप्पड़ उसे मारा और उसके सूट का बाजू फाड़ दिया। माही घबराते हुए नाव में अपनी गर्दन हिला रही थी। वो आदमी और आगे बढ़ता उससे पहले ही किसी की आवाज़ वहां गूंजी, स्टॉप! सबने पीछे मुड़कर देखा और साथ में माही ने भी। वहां कबीर खड़ा था जो गुस्से में सबको घूर रहा था। कबीर को देख वो अपनी आंसू भरी आंखों से मुस्कुराने लगी, लेकिन माही को उस हालत में देखकर कबीर का खून जलने लगा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। वो उन चारों को घूरते हुए बोला, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो छोड़ दो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दें बिना अपना काम किए? एक आदमी ने जैसे ही कहा, कबीर ने उसे आगे बढ़कर एक घूंसा मार दिया। ये देखकर बाकी के तीनों कबीर पर टूट पड़े। कबीर उनसे लड़ने लगा। वो उन चारों पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर एक आदमी उठा और माही के गले पर चाकू रखकर बोला, अगर तूने हम पर हाथ उठाया तो ये लड़की अपनी जान से जाएगी। ये देखकर कबीर के हाथ रुक गए और वो चारों भी अब चैन की सांस लेने लगे। जैसे जान बची तो लाखों पाए। उस आदमी को रिलैक्स होता देख कबीर ने हाथ मारकर चाकू गिरा दिया और उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिराते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माही को हाथ लगाने की? इन्हीं हाथों से छुआ है ना तूने? इन्हीं हाथों से। ये बोल उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। कड़कड़ की आवाज़ आई जो उस आदमी की हड्डी टूटने की आवाज़ थी। इस समय वो बहुत गुस्से में था। उसका ये रूप देखकर माही सहम गई और बाकी के तीनों गुंडे तो डर के मारे कांपने लगे। कबीर अब उसको छोड़ बाकी तीनों के पास गया और अपनी जलती हुई निगाहों से घूरने लगा। उसने वहीं पड़ा एक डंडा उठाया और लगा तीनों को पीटने। हाथ लगा, लगा हाथ, छूना चाहता है ना इसे, ले छू, छूना। कबीर ये बोलते हुए उन तीनों को पीटे जा रहा था। इस समय वो महाकाल का रोद रोप लग रहा था। माई एक कोने में डरी सहमी खड़ी कबीर को ही देख रही थी। कबीर का ये रूप उसके लिए भी नया था। कबीर का हमेशा उसने केयरिंग रूप ही देखा था। कबीर उन तीनों को बुरी तरह से पीट रहा था। तीनों में से एक आदमी किसी तरह माही के पास आया और उसके पैरों में गिरकर बोला, मैडम प्लीज साहब को रोक दीजिए, वो मर जाएंगे, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। उनको बचा लो मैडम, उनको बचा लो। माही ने उस आदमी को देखा, फिर कबीर को, जो उन लोगों को मार मार कर अधमरा कर चुका था। माही किसी तरह कबीर के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर ने उसकी ओर देखा तो उसने अपनी आंसू भरी आंखों से देखना में गर्दन हिला दी। कबीर ने तुरंत डंडा छोड़कर आगे बढ़कर माही को सीने से लगा लिया। माही रोने लगी। माही को उसने कस के बाहों में भींचा। वो बोला, तुम ठीक हो? माही भी डरी सहमी उसके सीने से चिपकी रही। कुछ देर बाद कबीर माही से अलग हुआ और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम कर बोला, तुम ठीक हो ना? माही ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। कबीर ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और माही का चेहरा साफ करने लगा। माही के गाल पर थप्पड़ का निशान देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। मुझे माफ कर दो माही, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। कबीर उदासी से बोला। ये सुनकर माही ने एकदम से कबीर के होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी। वो बोली, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने तो मुझे मना किया था आगे जाने से, मैं ही नहीं मानी और जंगल के अंदर आ गई, तो गलती तो मेरी है। कबीर एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। ये देखकर माही ने अपनी उंगली कबीर के होंठों से हटाई। चलो यहाँ से निकलते हैं वरना अंधेरा हो जाएगा। कबीर ने कहा तो माही ने फिर से सिर हिला दिया। माही जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही लड़खड़ा गई। कबीर ने उसे जल्दी से थाम लिया। माही क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट? ये बोलते हुए उसका ध्यान माही के पैर की ओर गया जहाँ से खून बह रहा था। ये कैसे हुआ? कबीर बोला, मेरा पैर पत्थर से टकरा गया था, माही ने कहा तो कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और माही ने भी उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेट दी। कबीर आगे देखते हुए माही को गोद में उठाए जा रहा था और माही उसे एकटक देखे जा रही थी।
कबीर जब माही की ओर देखता तो माही अपनी आंखें बंद कर लेती और कबीर जैसे ही आगे देखता माही अपनी आंखें तुरंत खोल लेती। ये देखकर कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं माही भी उसे प्यार से देखने लगी। कबीर आके जंगल से बाहर गाड़ी तक पहुंच गया। वहां सुमित उसका पहले से इंतजार कर रहा था। अपने बॉस को ऐसे देख उसका तो पूरा मुंह खुला रह गया। वो हैरानी से देखकर अपनी आंखें मलते हुए बोला, ये सर ही है ना या कोई और? ये मैम को गोद में क्यों लेकर आ रहे हैं? सुमित ओपन द डोर। कबीर की आवाज से सुमित की तंद्रा टूटी। यस सर, सुमित ने कहा और गाड़ी का डोर खोल दिया। कबीर ने आराम से माही को गाड़ी में बैठाया और खुद दूसरी ओर से जाने लगा। सर, ये मैम को क्या हुआ? और आप ऐसे अंदर जंगल में, आपका फोन भी नहीं लग रहा था, सुमित ने पूछा। यही तुम्हारे सवालों के जवाब दूं या गाड़ी में बैठे हैं? कबीर ने उसे घूरते हुए कहा और गाड़ी में बैठ गया। सुमित भी ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसने ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। सुमित, मेरे लिए नया फ़ोन और नए सिम का इंतज़ाम करो, मेरा फ़ोन जंगल में कहीं गिर गया। कबीर बोला, जी सर, घर पहुंचते ही आपको नया फ़ोन और सिम मिल जाएगा और डॉक्टर को भी फ़ोन कर घर बुला लो। जी सर, हो जाएगा, सुमित ने कहा और अपने फ़ोन से किसी को कॉल करने लगा। माही कब से कबीर को ही देख रही थी, उसको खुद के लिए परेशान होता देख रही थी। कबीर ने उसकी ओर देखकर आंखों के इशारे से पूछा, क्या है? तो माही ने ना में सिर हिला दिया। कबीर ने प्यार से उसका सिर सहलाया और उसको अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। माही ने भी उसके सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही को ऐसे बहुत सुकून मिल रहा था। कबीर प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और उसने उसके सिर को हल्के से चूमा। बेटे, सुमित ने रियर व्यू मिरर में से जब अपने खड़ूस बॉस को अपनी पत्नी पर ऐसे प्यार बरसाते देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके लिए तो उसका बॉस मिस्टर हार्ड स्टोन है, पत्थर सा सख्त जिसके पास दिल ही नहीं है। कबीर की नजरें भी जब मिरर पर गई तो वो सुमित को घूरने लगा, जिसे देखकर सुमित ने डर के मारे नजरें फेर ली। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंचे। कबीर ने माही को हल्के से आवाज लगाई लेकिन माही नहीं जगी। ये देखकर कबीर ने उसके चेहरे को छुआ जो काफी गर्म था। लगता है चोट और दर्द की वजह से इसे बुखार हो गया, शायद इसलिए बेहोश भी हो गई, कबीर ने खुद से ही कहा और बाहर आकर फिर से माही को गोद में उठा लिया। वहां डॉक्टर पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। कबीर माही को गोद में उठाए सीधा अपने कमरे में गया। सभी नौकर हैरानी से कबीर को देख रहे थे। एक पुराने नौकर ने आकर सुमित से कहा, ये साहब किसे गोद में लेकर आए हैं और कौन हो सकता है? ये हमारे साहब की पत्नी है। क्या आप सच कह रहे हैं? नौकर खुश होते हुए बोला। हाँ, आपको क्या लगता है कि साहब और किसी को ऐसे अपने कमरे में ले जाएंगे? सुमित ने कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मालकिन जब यहीं इसी शहर में है तो साहब के साथ क्यों नहीं रहती? और उन्हें हुआ क्या है? ये तो इसलिए कि मैडम यहाँ कॉलेज में पढ़ती हैं और मैडम के पैर में चोट लग गई है, सुमित ने कहा तो नौकर ने फिक्र में अपना सिर हिला दिया। इधर कमरे में डॉक्टर ने माही को चेक किया और इंजेक्शन देकर दवाई दे दी। घबराने की बात नहीं है मिस्टर राजपूत, सुबह तक इनको होश आ जाएगा, इंजेक्शन दे दिया है तो बुखार भी उतर जाएगा, डॉक्टर ने कबीर से कहा और वो कमरे से बाहर चले गए। सुमित उन्हें बाहर तक छोड़ आया। सुमित, कबीर ने ऊपर से आवाज लगाई। यस सर। सुमित दौड़ते हुए ऊपर आया। फोन ये लीजिए सर, सुमित ने एक बार फोन कबीर की ओर बढ़ाकर कहा। सारे कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं इसमें। जी सर, ओके, अब तुम जाओ और कल की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देना। जी सर, सुमित ने कहा और वहां से चला गया। कबीर फिर से कमरे में आया और माही का हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी नज़र माही के फटे कपड़ों पर गई। उसने नजरें फेर ली और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो माही के चेहरे को एकटक देखने लगा। उसी समय फोन की रिंग की आवाज आई। कबीर ने इधर उधर नजरें घुमाई तो देखा आवाज माही के पर्स से आ रही थी। उसने माही का पर्स खोलकर देखा तो ये आवाज माही के मोबाइल रिंग की थी। उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा जिस पर राघव लिखा आ रहा था। नाम देखकर कबीर की त्योरियां चढ़ गई। ये क्यों फोन कर रहा है? कबीर ने खुद से ही कहा। तब तक पूरी रंग जाकर कॉल कट हो गया था। कबीर ने फोन पास ही टेबल पर जैसे ही रखा उसी समय कुछ मैसेज पॉपअप हुए। कबीर ने स्क्रॉल कर मैसेज देखे तो वो राघव के ही थे। हाय, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? तुम ठीक तो हो ना? कबीर आंखें छोटी करके मैसेज पढ़ने लगा। उसे बहुत जलन हो रही थी। ये बड़े मैसेज कर रहा है, आज तक मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया माही को, और इसे देखो, इसे मेरी पत्नी की बड़ी फिक्र है। लगता है इसे बताना ही पड़ेगा कि माही कौन है, कबीर ने कहा और फोन में कुछ कर फोन अनलॉक कर दिया। कबीर ने राघव को रिप्लाई किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तुमसे बात करने का भी मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मूड खराब है? उधर से राघव का रिप्लाई आया। अब तो कबीर को बहुत ही गुस्सा आने लगा राघव पर। उसने टाइप किया, तुमसे मतलब एंड डोंट डिस्टर्ब मी। उसके बाद उसने राघव को ब्लॉक कर दिया और उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब करे फ़ोन मेरी माही को, बड़ा ही चिपकू है, कबीर ने कहा, फिर खुद से ही बोला, आई एम जेलस? नहीं, मुझे क्यों जलन होगी? अपने सवाल का उसने खुद ही जवाब दिया दिया। माही का फ़ोन एक बार फिर रिंग हुआ।
इस बार फ़ोन पर रिया का नाम फ्लैश हो रहा था। ये तो माही की रूममेट है, अब इसे क्या कहूँ? कॉल रिसीव करूँ या ना करूँ? इन्हीं सवालों का जवाब ढूँढ ही रहा था कि फिर से मैसेज टोन बजी। मैसेज रिया का था, माही कहाँ है? हॉस्टल वापस कब आ रही है? मैसेज पढ़ते ही कबीर रिप्लाई देने के बारे में सोच ही रहा था कि रिया का दोबारा कॉल आया। इस बार कबीर ने कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही रिया शुरू हो गई। कहाँ है यार, देर हो जाए उससे पहले तू आ जा, या फिर अगर तेरे मिस्टर हस्बैंड का तुझे छोड़ने का इरादा नहीं है तो उनके पास ही रुक जा, वार्डन से मैं बात कर लूँगी। रिया ने चिढ़ाते हुए कहा, वार्डन से कह दो कि आज माही नहीं आएगी। कबीर की सधी हुई आवाज़ आई, टू बी कंटिन्यूड।